Hello everyone. So we will start today the topic मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मैंने कुछ इसके डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं. अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा. लेकिन बेसिकली होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है. ठीक है, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर आप गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये शो करता है कि अगर आप सर्किट में देखिए क्या होता है कभी कभी कि बहुत स्मॉल करंट होगी आपके पास, लेकिन स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो हमें केवल डिटेक्शन करना है उस करंट का कि क्या सर्किट में एक स्मॉल करंट प्रेजेंट है या नहीं है. इसके लिए हम क्या करते हैं हाई सेंसिटिव मतलब जो स्मॉल करंट पे भी कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करे. ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. बेसिकली जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. बेसिकली मेन मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि अगर आप एक कॉइल कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि लास्ट वाले में आपने क्या किया था, आपने लास्ट वाले में टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा कैलकुलेट किया था. ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जो वो हमने टॉर्क का जो हमारे पास कंसेप्ट था कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने क्या किया, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो हमने क्या देखा कि उस रेक्टेंगुलर कॉइल में अगर हम स्मॉल करंट फ्लो करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है. अब इस टॉर्क को हमने क्या कर दिया मैकेनिकली, मतलब हमने क्या बना दिया, इसका एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया. ठीक है, मैकेनिकली उसने क्या रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही करंट फ्लो होगी कॉइल में, वैसे ही हमारे पास कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगी. इसका मतलब आपने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, उस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले बेसिकली ये देखो, ये लिखा इसलिए है क्योंकि स्पेस कम होने के कारण मैंने थोड़ा सा इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम कि प्रिंसिपल क्या है हमारे पास. अगर हम बात कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, जैसे कि वर्किंग क्या है इसकी. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैं आपको रिटर्न में नहीं दूंगा, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब आप क्या करते हैं व्हेन अ सीसीएल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सीसीएल का मतलब क्या, मैंने लास्ट बोला भी था आपको, करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं हम कि करंट कैरिंग लूप को क्या किया जाता है, जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो इट एक्सपीरियंस्ड अ टॉर्क ऑन इट. ये क्या करता है, अपने आप में एक टॉर्क का अनुभव करता है. ठीक है, तो उसी बेसिस पे क्या करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. अगर मैं इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये है हमारे पास. सबसे पहले स्टार्ट किस पॉइंट से करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बाय जो हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि हो सकता है मैग्नेट स्ट्रेट एक बार की फॉर्म में भी हो सकता था, इसमें अंदर कोई यूं कर्व क्यों बना हुआ है, इसे कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि इस कॉइल, जब ये कॉइल हमारे पास रोटेट करेगी तो हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे चलता रहेगा. ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम. ये हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ, किसका, एक परमानेंट मैग्नेट का सेट बना हुआ है. ठीक है, बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली. अभी लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्यों ली. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर हमने क्या किया, इस पे हमने वायर को, जो लूप था आपके पास, उसे वाइंड करना स्टार्ट कर दिया. हमने उसकी वाइंडिंग कर दी. मतलब आप कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है. ठीक है,
मैंने क्या कर दिया, इस पे वायर को इस तरीके से फोल्ड करने लग गया मैं, और मैंने लगभग n टर्न्स बना दिए। n टर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, 1000, 100, 1500, ठीक है। तो वो टर्न्स मैंने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ इस तरीके से, बस मतलब ये होना चाहिए कि इसके ऊपर कैप और बॉटम और इसका ही सहारा लेके आपको इस पे वायर को लपेटना है, और इसे रख दिया आपने यहाँ पे। अब जब आपने वायर लपेटी होगी, उस पर वाइंडिंग की होगी वायर की, ठीक है, कॉपर वायर, तो आपने क्या कर दिया कि एक एंड छोड़ दिया उस वायर का ऊपर को, और एक एंड छोड़ दिया, ये रेड कलर में दिखाया हुआ है, एक एंड ये है, एक एंड ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपके पास कि जो आपके पास कॉइल है उसे मैंने ABCD नाम दे दिया। तो ये कॉइल आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपके पास कोर है इस कॉइल की, वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। इस पे हमने वाइंडिंग कर दी है, इसका एक एंड इधर आ गया हमारे पास और एक एंड इधर आ गया। अब कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा सेटअप बनाना होगा जिससे कि हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन दे सकते हैं। तो वायर के लिए आपको क्या, 2 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कनेक्शन ये हो गया और एक कनेक्शन ये हो गया, 2 वायर हो गई, तो आपके पास कंप्लीट सिस्टम बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही इन वायर्स में करंट फ्लो करेंगे तो वो करंट पास होके, देखिए अब ये जो कनेक्शन दिए हमने कहाँ से दिए, जो ये रेड मार्क आप देख रहे हो, ये वायर जा रही है, इसे T1 पे सेट करके, T1 एक तरीके से आप स्विच कह सकते हो, इसमें आपने बाहर से करंट वाली वायर लपेटनी है। और T2 आपके पास ये जो स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग नाम दिया हुआ है इसे, कॉपर वायर है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी मोटर के अंदर भी ऐसी चीज़ें बनी हुई रहती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से हमने कनेक्शन दिया, ये T2 को दिया, मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल करंट पास करनी है मुझे, तो मेरे को दोनों वायर किस पे अटैच करनी होगी, T1 और T2 पे। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है डायग्राम, कहीं मिसिंग तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, T1 और T2 पे करंट दिया। अब देखो वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ये जो ये बाहर से मैंने इस तरीके का सिस्टम बनाया है, ये इसका बॉक्स है, और ये बॉक्स किस पे सेट कर दिया है, लेवलिंग स्क्रूज पे सेट कर दिया है। ऐसा क्यों भैया, आप क्या करोगे, इधर का ये अप करोगे, इधर का डाउन करोगे, तो ये जो आपने हैंग किया हुआ है कॉइल को, ये इस वाले मैग्नेट की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, तो डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसलिए आपको लेवलिंग स्क्रूज से क्या करना है, इसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेन रखना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने करंट फ्लो करी, वैसे ही होगा क्या, वैसे ही ये होगा कि इस कॉइल को डिस्क्राइब कर रखा है इस पॉइंट में। देखो बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, टॉर्क वाला, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, एक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारे पास क्या है, कोई भी सिस्टम है, सपोज ये बुक है सपोज हमारे पास, ठीक है। तो इस बुक को हमने क्या कर दिया, इस कॉइल, ये वाली कॉइल कंसीडर कर ली, ठीक है। और जब इस बुक को ये कॉइल कंसीडर कर ली, तो ये क्या होना शुरू हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है। और जब रोटेट होना शुरू हो गया, तो ये रोटेट होता जाएगा। कब तक होता जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके लिए जो हमने कॉइल से ये वायर अटैच कर रखी है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है। फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या होता है, एक ऐसा वायर होता है जिसे आप ट्विस्ट कर लो, ट्विस्ट करने के बाद आप छोड़ दो, वो दोबारा से क्या हो जाता है, अपना जितना भी ट्विस्टिंग उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था उसे रिस्टोर कर देता है, ठीक है। तो इसे जैसे ही आपने करंट फ्लो करी, तो ये क्या हो गया, हमारे पास मैक्सिमम तक पहुंच गया। और जैसे ही आपने करंट को बंद कर दिया, तो वैसे ही क्या हो गया, इसमें दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। घूमने का मतलब और ओरिजिनल स्टेट पे आने का मतलब क्या है, रीडिंग्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्केव मिरर लगा हुआ है, ये आपके पास रोटेट होता है, तो इस पे ही रीडिंग्स हमारे पास क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सॉरी, इसी पे हमारे पास रीडिंग्स क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम देख सकते हैं, अच्छा इतना रोटेशन आ रहा है, करंट मतलब इतनी पावरफुल है, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया, ये दूसरे वाला पोर्शन बना दिया, इसमें नॉर्थ साउथ ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके कारण जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ आई extremely small current flows through this coil, this will start rotating about the axis, ठीक है। अगर आप इसे क्या कह दो,
इसे y पॉइंट कह दो, तो आप क्या कह सकते हो कि एंटायर लूप विल रोटेट अबाउट द एक्सिस y और y प्राइम. दिस इज द लोअर पॉइंट ऑफ द दिस वायर विच इज वाइंड अप ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, तो इस तरीके से ये अपर वाला हो गया, टॉर्शन वाला ये हो गया. तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से प्रिंसिपल है कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फोर्स है हमारे पास. अब बात करते हैं हम फोर्स की. जो हमारे पास ए बी वाली साइड है, जो हमारे पास सी डी वाली साइड है, उसकी लेंथ तो एल है, और जो हमारे पास ये ऊपर ए डी और बी सी वाली साइड है हमारे पास, उसकी लेंथ बी है हमारे पास. ठीक है. दूसरी बात, हमें एक और चीज पता है कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल में हैं, तो लास्ट आपने क्या किया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. अ फोर्स क्या था आपको याद होगा, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा था. ठीक है, तो हमने क्या कह दिया यहाँ पे, नॉर्मली फोर्स इज इक्वल टू एन आई बी एल. भाई एन आई बी एल इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे बी और एल के बीच का हमारे पास थीटा एंगल जो था वो 90 डिग्री है. दैट्स वाई साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो फोर्स हमारे पास ऑलरेडी हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, तो मैंने केवल लिखा हुआ है ये. ठीक है, एफ इज इक्वल टू एन आई बी एल. और दूसरी बात, अब मैं इस ए डी वाला जो स्ट्रक्चर है इसे मैं ऊपर से देखता हूँ. ऊपर से इसे मैंने क्या कर दिया, देखो ए डी वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला था. अब इसे हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं. ठीक है, अब इस तरीके से देख रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया ए डी. ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज द पॉइंट ए डी. ठीक है, तो ये ए डी पॉइंट है आपके पास. अब ए डी पॉइंट पहले हम क्या लेते थे, हम देखते थे कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर जो है इस कॉइल का, उसके बीच का एंगल आपको याद होगा कि हमने क्या बनाया था जी, थीटा बनाया था. ठीक है, आज हम थीटा नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हमने क्या कह दिया एल्फा के बेसिस पे, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल एंगल बना रहा है वो क्या है, एल्फा. ठीक है, अब जब ये एल्फा है तो आपके पास ये वाला एंगल भी एल्फा हो जाएगा. तो आप क्या कह सकते हो कि अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, वहां उस टाइम क्या आ रहा था, यहाँ थीटा आ रहा था, याद होगा आपको, यहाँ अब एल्फा आ गया हमारे पास. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के डी हो जाएगी, दैट इज व्हाट, बी कॉस एल्फा. तो आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखिए जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास बी कॉस एल्फा थी और फोर्स आपके पास एन बी आई एल था. ठीक है, तो आपने क्या कह दिया कि एन बी आई ए कॉस एल्फा. ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास प्रीवियसली एक्सप्लेन टॉपिक था, तो इसलिए मैंने ये लिख के रख दिया था जिससे आपको दिक्कत ना हो. अब देखिएगा, ये जब जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो किया तो ये कब तक रोटेट होगा, कोई आइडिया, ये कब तक रोटेट होगा? भाई देखो, किसी भी वायर को मैं कब तक रोटेट कर सकता हूँ. सपोज ये स्केल है हमारे पास. ठीक है, इस स्केल को मैंने रोटेट करा, दोबारा से ये अपनी स्टेट में आ गया. तो मतलब जो करंट के कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे मैंने नाम दे दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, वो इस कॉइल को क्या कर दे रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है कि नाउ एज करंट फ्लोज कॉइल विल रोटेट अबाउट द एक्सिस अंटिल द रीस्टोरिंग टॉर्क. ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें, रीस्टोरिंग टॉर्क. भैया रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क ये है कि जो ये वायर थी, अब इसमें इतनी पावर आ गई है कि वो रोटेट होने नहीं देगा. रोटेट होने नहीं देगा तो आपके पास क्या कह सकते हैं आप, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. नाउ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क. अब ये इतना ही घूम सकता था. आपने कोई वायर रोटेट करी, उस वायर को जैसे ही आपने रोटेट किया तो आप तब तक उसे रोटेट कर सकते हो जब तक आपकी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ के बराबर ना हो. जैसे ही उस वायर में अपनी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ, जो ट्विस्ट आप कर रहे थे, और जो वायर में अपना जो फोर्स कांस्टेंट कह सकते हो आप इसे, वो था, तो वो दोनों जब तक आपके पास बराबर नहीं हो सकते तब तक आप उसे रोटेट करोगे. बट जैसे ही वो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो आप उसे आगे रोटेट नहीं कर सकते हो. तो मैं क्या कह देता हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क. ठीक है जी. अब बात करते हैं जी, ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है. अगर मैं बात करूं कि रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, जो ये एंगल, अल्फा एंगल से ही तो घूम रहा है ये कॉइल.
ठीक है, अल्फा एंगल से अगर ये घूम रहा है तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अल्फा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम लग रहे हैं तो ये थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, सपोज मैंने क्या कह दिया, एक कांस्टेंट ले लिया एंड दिस इज व्हाट अल्फा। तो आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी रख सकते हो, आप रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू भी रख सकते हो। तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी जी, आपके पास मिल जाएगा एन बी आई ए कॉस एल्फा इज इक्वल टू के एल्फा। ठीक है जी, अब आपने क्या कह दिया, आई इज इक्वल टू, सारी चीजें उधर ले जाओ। ठीक है, सारी चीजें उधर ले जा रहे हो आप, तो के ओवर एन बी ए कॉस एल्फा, एन बी ए कॉस एल्फा, मैं एल्फा अपॉन कॉस एल्फा लिख देता हूं। ठीक है जी, एल्फा अपॉन कॉस एल्फा लिख देता हूं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आप इसे पूरा एक कांस्टेंट मान लीजिएगा। ये कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, इसे आप कह सकते हो, आपके पास दिया भी रहता है कांस्टेंट फॉर द गिवन गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, इसे नॉर्मली देखिए के अपॉन एन बी ए, आपके पास मैं कैपिटल जी कह देता हूं और इसे क्या कह देता हूं जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया आपके पास, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया। जी लिख देते हैं इसे। तो आई आपको क्या पता चला इससे, आई इज इक्वल टू जी एल्फा अपॉन कॉस एल्फा हो गया है। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि जो करंट है हमारे पास जितना बढ़ेगी उतना आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल में चेंज आएगा। इसका मतलब जितनी लार्ज करंट आप फ्लो करोगे उतना एंगल में चेंज आएगा, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास प्रॉपरली, जब आप बात कर रहे हो कि I किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, I एक तो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा कॉस अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली जो डिफ्लेक्शन है हमारे पास अल्फा, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, करंट के। तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं कह रहा था ये कर्व, जो ये कर्व दिया हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि हर एक पॉइंट पे ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर ये रेडियल ना होता, दो केवल मैग्नेट साइड में होते और उनमें कर्व ना होता, स्ट्रेट होते, तो तब जाके ये कंडीशन आती है हमारे पास अल्फा वाली। लेकिन एज आप यहाँ पे कह सकते हो, दिखाई दे रहा है, एक मिनट लेट मी चेक। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ भाई, कि जैसे कि आपने क्या कहा, एज फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियल है, रेडियल होने का मतलब क्या है, कॉइल के साथ हर एक पॉइंट पे जहां तक रोटेट होगा ये, तब तक ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, कॉस एल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, यहां से आई इज इक्वल टू जी एल्फा आपके पास क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। इसका मतलब आप यहाँ से जैसे ही करंट चेंज करोगे तो ये चीज़ें किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, या फिर आप नॉर्मली कैपिटल जी की बात करोगे तो कैपिटल जी किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चौथा एरिया हो गया इसका। तो ये था बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट, ये इतना ही आप इसी में मेंशन कर सकते हो कि I इज इक्वल टू जी एल्फा। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा। जब I अल्फा पे है, जैसे जितना हम करंट फ्लो करेंगे उतना इसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो रीडिंग्स दिख जाएंगी आपको। अल्फा दिख रहा है ना आपको, एंगुलर चेंजेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको रीडिंग शो हो जाएगी। अगर दूसरी मजेदार बात ये है, अगर आप पोलैरिटी चेंज कर लो, पहले मैंने क्या किया था, सपोज
ये रेड वाला प्लस है और ये माइनस है, इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट किया था। अब मैंने इसे अपोजिट कर दिया तो ये रोटेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर है आपके पास, आपके लिए जो 12th में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर हायर क्लासेस में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वो इसी मोटिव पे काम करता है। आप क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर को जस्ट फॉर एग्जांपल आप मीटर ब्रिज में, आप पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, आप हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हो कि नल पॉइंट ढूंढने के लिए। नल पॉइंट का मतलब क्या आ जाता था उस टाइम कि अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन किस कारण से आ रहा है वो आपको मैग्नेटिज्म में आके पता लगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आके पता लगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो आपके पास है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा आपके लिए वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा, सेंसिटिविटी ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, मतलब कितना सेंसिटिव हो सकता है ये। जो ये एंगल अल्फा है वो आई के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होता है उसे करंट सेंसिटिविटी से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और जो आपके पास वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास और बनता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड इनटू अ वोल्टमीटर। आप इसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में भी बदल सकते हो, आप इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी बदल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। और ये आपके पास बिल्कुल ब्रीफ में, देखो प्रोसीजर तो पूरा है आपके पास, बट कहीं ना कहीं इसका एक संकुचित रूप है ये, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मिल रहा है, तो आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।